तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो अभी तक लेक्चर चैप्टर 2 चालू कर दिया था, ठीक है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें हमने थोड़ा-सा पिछले लेक्चर में देख लिया था कि प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबकी अकाउंटिंग एक जैसे कैसे हो सकती है? फिर उसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये हमारे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बीच में क्या-क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये हमने देख लिया था। फिर हमने कुछ फीचर्स देखे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स देख लिए थे, ठीक है? और अब हमें चालू करना था फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन्स और कॉन्सेप्ट्स। मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन्स क्या होती है और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल है, मतलब ये तो होने ही चाहिए। तो ये क्या होते हैं, अब हम ये चालू करने जा रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है? देखते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है? देखो, मैंने कुछ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था गोइंग कंसर्न अजम्पशन का पिछले लेक्चर में, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो इन्फानाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, वो बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग की एंट्रीज करेंगे, जो हम अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट्स आने वाले टाइम में करने वाले हैं, तो अगर वो ऐसा नहीं होगा बिज़नेस, हम ये मान के चलेंगे कि ये अगले साल ही बंद हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा या इनकम है, वो हमें इसी साल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हम आने वाले सालों का सोचेंगे ही नहीं। हमें लगेगा भैया जो हो गया, जो आ गया उसको रिकॉर्ड कर लो, जो चला गया उसको खर्चा मान लो, क्योंकि हमें क्या पता कि आगे बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, हमें तो इस बात की श्योरिटी है ही नहीं। तो इसलिए अकाउंटिंग में ये असम्पशन मानी जाती है कि अगर कुछ केस नहीं है, तो ये गोइंग कंसर्न असम्पशन इम्प्लाइड होती है कि भैया बिज़नेस चलता ही रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। ये हमारे गोइंग कंसर्न की वो होती है। इसको अगर हिंदी में मतलब समझे तो, ठीक है? Transaction should be recorded and reported on the basis that business shall continue for a foreseeable future period। मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस तो हमारा जिंदगी भर इन्फानाइट पीरियड के लिए, मतलब फोर्सिएबल पीरियड, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, उतने पीरियड के लिए चलता ही रहेगा, बंद होने के कोई वो आसार नहीं है। दैट इज नो इंटेंशन टू शट डाउन करने का कोई इंटेंशन है ही नहीं हमारा, ठीक है? अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ये नहीं होगा तो सब कुछ इसी साल रिकॉर्ड होगा, इसी साल खत्म होगा। मतलब जो भी कुछ है, जो भी शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, जो कि खर्चा होने वाला है, शाहरुख खान 5 लाख रुपए ले गया, तो हमने सोचा 5 साल बाद उसकी क्या बोलते हैं, 5 साल तक उसके बेनिफिट्स मिलेंगे सेल में, बट वो तो अब आज तो ले गया ना, वो पैसा तो अपने घर ले गया। तो अब हम 5 साल तक हमें नहीं पता फ्यूचर, तो उसको हम 5 साल को मतलब उस पैसे को हम आज ही खत्म करेंगे अपने पीएल में चार्ज करके। 2021 धरती खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा देखो, ये अगर कोई ऐसा इवेंट बन जाता है कि 2021 में धरती ही खत्म हो जाएगी, तो हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा, कि हम जो बुक्स बनाएंगे वो गोइंग कंसर्न को हटा के बनाएंगे, कि गोइंग कंसर्न हम मान ही नहीं रहे, ठीक है? सुनी होगी आपने तो ये न्यूज़, 2021 में धरती खत्म होने वाली थी हमारी, सुनी होगी। और आज देखो, हम 2025 में बैठे हुए हैं, ठीक है? देखो, अब दूसरी अकाउंटिंग असम्पशन क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, दोनों में डिफरेंस है। दूसरी है कंसिस्टेंसी असम्पशन, मतलब कि जो हमने पिछले साल किया था वो ही हम इस साल करेंगे। जो जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करने के लिए जो हमने बेस यूज़ किया था, मतलब जो हमने जिस तरीके से हमने वो चीज़ पिछले साल करी थी, उसी सेम तरीके से हम वो चीज़ इस साल करने वाले हैं। ये होती है कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे, कि जो चीज़ मतलब पहले भी सेम थी, अब भी सेम है, तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। दादाजी की सोच, जो सालों साल से हुआ है वही होगा। देखो, दादाजी जैसे सोचते हैं कि कई आपने आपके दादाजी वादाजी कोई होंगे, नाना जी, ये सब, तो उनकी जो सोच है ना, वो सालों साल सेम रहती है।
वो जल्दी से ना चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते। वो क्या कहते हैं, भैया हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, बाकी तुम्हें देख लो, तुम्हें क्या करना है। तो वो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन भी उसी दादाजी की सोच पे है कि भैया मेरी अजम्पशन में ये कहता है कि जो पिछले साल किया था वही इस साल करूँगा, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा कुछ भी। ठीक है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड ईयर टू ईयर। मतलब एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस या फिर कोई प्रिंसिपल अगर अप्लाई कर दिया आपने, तो वो सालों साल अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आपको चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन वंस सेलेक्टेड अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। डेप्रिसिएशन का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि वेयर एंड टेयर हमारे टाइम की टाइम की वजह से जो हमारी एसेट की वैल्यू में वेयर एंड टेयर आता है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसमें अकाउंटिंग ये क्या कहता है एग्जांपल में कि जो मेथड है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के भी ना डेप्रिसिएशन के भी ना अलग अलग मेथड्स होते हैं। वो आप जब चैप्टर आएगा आपका डेप्रिसिएशन का तब आप उसको सीखना कि अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मैं जो अगर आपने एक बार कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया डेप्रिशिएट करने का एसेट को, तो वही आपको सालों साल वही रखना है, आपको चेंज नहीं करना वो चीज़। ठीक है, हमने मैं ये देख लिया। आगे देखते हैं प्रॉब्लम। अब देखो अब अगली प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास। कंसिस्टेंसी अजम्पशन कोई क्यों माने, मतलब मैं कंसिस्टेंट क्यों रहूं, मैं तो चेंज करूंगा। कोई अड़ जाए जिद पे, ना भैया मैं तो चेंज करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी मानूंगा ही नहीं। ठीक है। कंपैरिजन के लिए सही तरीके से सालों साल। अब क्या, अब देखो हमने आपको चैप्टर 1 के उसमें बताया था कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम हमारा जो मॉनिट यूनिट्स होती है वो बेस सेम होना चाहिए। मतलब इस साल भी एक साल तो पिछले साल भी एक साल का बैलेंसेस को हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो करेंगे ना, तो हमारा कंपैरिजन भी वो हो पाएगा, मतलब कंपैरिजन भी सही तरीके से हो पाएगा। अगर हम कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपैरिजन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो ये वही कह रहा है कि कंपैरिजन के लिए सही तरीके से सालों साल की अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो सही तरीके से कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है। अब देखो तीसरी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या कहती है। एक्रूवल अजम्पशन। एक्रूवल अजम्पशन भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक्रूवल बेसिस मतलब कि हमारा जो वो है, देखो जिस साल की ट्रांजैक्शन उसी साल में आनी चाहिए। मतलब अगर जिस साल की मान लो ऐसा हमें कैश बेसिस नहीं देखना, हमें बिल्कुल इग्नोर करना है कैश बेसिस को, कि हमें कैश नहीं देखना। हमें हमने मान लो कोई खर्चा किया, अब इस साल से जो उस खर्चे का रिलेटेड होगा, मतलब इस साल से जो उसका रिलेटेड खर्चा होगा वो हमें इस साल लेके जाना है। अगर वो कुछ ऐसा खर्चा जो हमने आने वाले सालों के लिए भी कर दिया तो वो इस साल में चार्ज नहीं होगा, वो आगे जाएगा, वो अगले साल में जाएगा, वो इस साल में नहीं आएगा। और ऐसी सेम इनकम के लिए, अगर जो इस साल की इनकम है और मान लो हमें ज़्यादा पैसे मिल गए, तो अगर ज़्यादा पैसे मिलने से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो इस साल की हमारा ड्यू होता है अमाउंट, तो ड्यू बोल लो या एक्रू बोल लो, जितना एक्रू या ड्यू होता है उतना ही हमें इस साल के पीएल में रिकॉर्ड करना है कि इस साल की इनकम बनानी है। बाकी जो है वो आने वाले सालों में लेके जाएंगे उस खर्चे इनकम को। मान लो 1,000 रुपये हमें मिले, बट इस साल से रिलेटेड थे सिर्फ 100 रुपये, तो इस 100 रुपये को ही हमने इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है कि इसको हमारी इनकम है 100 रुपये की। हम ऐसा नहीं कि 1,000 रुपये सारा दिखा दें। हालांकि देखो बैंक में 1,000 रुपये आ गए, ये मैं मानता हूँ, 1,000 रुपये बैंक में आ गए, बट हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है उसमें सिर्फ 100 रुपये दिखाना है। तो अब आप पूछोगे इस 90 का क्या, 900 रुपये का क्या हुआ, तो वो आपको मैं आने वाले उसमें बताऊंगा कि ये 900 हमारे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। 100 रुपये हमारी इनकम इनकम बन गई, ये चले गए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो बाकी का जाएगा बैलेंस शीट में। ये आपको मैं पूरा फ्लो बताऊंगा, तब उसमें आपको समझ आएगा कि चीज़ें फ्लो कैसे करती है अकाउंट्स में। ठीक है। अक्रूवल transactions are recorded when they are entered into whether amount is exchange or not। सीधी सी बात भैया, हमें कैश मतलब पैसा आया या नहीं आया,
हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्या? जिस साल का है उस साल का सिर्फ खर्चा होना चाहिए या उसी साल का इनकम होना चाहिए, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल देखो, आज नकद कल उधार, आज नकद कल उधार। अगर आज सामान लेकर गए हो तो लायबिलिटी भी आज ही आएगी। ऐसा नहीं कि अगर आज सामान लेके चले गए ना तो लायबिलिटी भी आज ही आएगी, ऐसा नहीं कि कल आएगी। चाहे आपने पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, आप उधार लेके चले गए, पैसा आपने दिया नहीं है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी नहीं दिखाओगे। आपको लायबिलिटी बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। पैसा आपने नहीं दिया वो अलग बात है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ये अदर्स है। देखो, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई पूछेगा तो वो सिर्फ ये तीन है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। यही तीन आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अब ये जो है ना, ये अदर्स है, ये अदर्स अकाउंटिंग एजम्पशंस है। एक सेकेंड। ठीक है, अब इनको देखना चालू करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो अदर्स वाले हैं, फंडामेंटल नहीं। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या कहता है, बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। अपने दिमाग में ये बात घुसा लो, बिजनेस अलग है और जो उसका मालिक है वो अलग है। बिजनेस अलग है, जो उसका मालिक है वो अलग है। हम जब अकाउंटिंग करने बैठते हैं ना, तो जब जब मैं भी अकाउंटिंग करता था तो मुझे पता, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता था कि मैं किसकी तरफ बैठा हूँ, मैं बिजनेस की तरफ बैठा हूँ, मैं मालिक की तरफ बैठा हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर वन में बताया था कि कैपिटल कैपिटल लाइबिलिटी होती है। मतलब कैपिटल एक वो पैसा होता है जो मालिक अपने बिजनेस में डालता है। जो ओनर होता है वो अपने बिजनेस में वो पैसा डालता है, तो वो पैसा उस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो वो दोनों अलग अलग है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो दोनों सेम नहीं है। वो पैसा बिजनेस को वापसी लौटाना है, मालिक को वापसी देना है, वो उसके लिए लायबिलिटी है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है, कभी एसेट नहीं होगी। कभी हो ही नहीं सकती एसेट की। वो क्योंकि वो कि बिजनेस मान रहा है कि मालिक का पैसा मेरा पैसा नहीं, भाई वो तेरा पैसा नहीं है, वो तुझे वापसी करना है। क्यों? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट ने बोला है बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। ठीक है। एंड entries are recorded in the books of accounts from the point of view of business। मतलब अगर हम बिजनेस की बुक्स में काम कर रहे हैं तो हम बिजनेस की साइड हो जाएंगे। अपनी जो इमेज हम बनाएंगे वो बनाएंगे कि मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मालिक के लिए काम नहीं कर रहा, मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ। तो बिजनेस के खर्चे बिजनेस की इनकम, बिजनेस के खर्चे बिजनेस की इनकम, तो वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होंगे, वो अदर्स के नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओनर और बिजनेसमैन, इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन चल रही है। ठीक है, ये हमारा ओनर है, ये हमारा बिजनेस है। जो तेरा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो तेरा नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर मैंने बता दिया, ये लाइन को याद रख लेना, जो तेरा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो तेरा नहीं है। तो ये बिजनेस, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से निकल के आई है लाइन। जैसे बार बार बोलना इस लाइन को, जैसे वो लाइन थी ना, जो तेरा है वो मेरा है, बिल्कुल नहीं। अब तुम अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम बोलना जो तेरा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो तेरा नहीं है। सिंपल। अब देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, ये बिजनेस है, मुझे सिर्फ पैसों की आवाज़ सुनाई देती है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, मुझे सिर्फ पैसों की खन-खन सुनाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है कि मुझे भैया पैसों के मतलब ऐसी ही चीज़ सुनाई देगी जिसमें पैसों से मेजरमेंट हो सकती है। मतलब उस चीज़ को पैसों में नापा जा सकता है। जिसको पैसों में नहीं नापा जा सकता, उसको अकाउंटिंग कहेगी बाय-बाय, मैं तेरे को नहीं जानती, मैं तेरे को ना जानती ना तेरे को रिकॉर्ड करूँगी, तू भाग जा यहाँ से।
ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, पहले लेक्चर याद होगा आपको, चैप्टर 1, दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मनी टर्म्स में होना चाहिए, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दैट इज इफ नॉट मेजरेबल इन मनी टर्म्स डू नॉट रिकॉर्डेड। सिंपल सी कहानी, अगर पैसों में नाप सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन हो या इवेंट को, तो ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं होगा। वही मालिक ने छोटू को लात मार दी थी, आपको याद होगा। तो उससे सेल का नुकसान हुआ था, तो बट हमने रिकॉर्ड नहीं करा था। क्यों? क्योंकि उस लात जो पड़ी उसको हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इसका मैं एग्जांपल देख लो यहाँ, एप्पल ब्रांड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब मान लो आप एप्पल की बुक्स खोलोगे, ठीक है, तो कभी देखना, कभी ऐसी सर्च करना है, गूगल पे जाना, एप्पल के उस पे जाना और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना, और उसमें फिर बैलेंस शीट में जाना, उसमें देखना कि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं आएगा कि गुडविल कि गुडविल हमारी उसने एसेट बुक कर रखी है, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एप्पल देखो, एप्पल के फ़ोन, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपए तक के आते हैं मान लो एवरेज, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो 10,000 तक की ही होती है, इससे ज़्यादा की कॉस्ट नहीं होती। तो 1 लाख की 10,000 की कॉस्ट के प्रोडक्ट्स हम 1 लाख में क्यों खरीदते हैं? क्योंकि एप्पल ने अपनी मार्केट वैल्यू बना रखी है, अपनी गुडविल बना रखी है। तो लेकिन कुछ तो वैल्यू है ना, मतलब उसको, लेकिन हम उसको मनी टर्म्स में नहीं नाप सकते। हम उस ये जो हम पैसा दे रहे हैं, हम कस्टमर एप्पल को पैसा दे रहे हैं, उस गुडविल को हम मनी टर्म्स में नहीं नाप सकते। इसलिए एप्पल भी अपनी बुक्स में, अपनी अकाउंट्स में वो उस गुडविल को नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हम नाप ही नहीं सकते। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो, गोइंग कंसर्न की रेस में 2 पल रुको और पीछे देखो। मतलब अब देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न बेसिस, उसमें क्या था कि जो बिज़नेस है वो इन्फिनाइट पीरियड के लिए चलेगा, चलता ही जाएगा, फोर्सेबल फ्यूचर के लिए चलता ही जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये कोई बिज़नेस फोर्सेबल फ्यूचर के लिए चलता जा रहा है, तो यार मैं नापूँ या ना नापूँ? मतलब एक चीज़ कोई है जिसका एंड ही नहीं है, तो हमें तो लेकिन रिज़ल्ट चाहिए ना। हमें तो हर साल देखना है हमारी परफ़ॉर्मेंस क्या चल रही है। हम प्रॉफ़िट कर रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से डिसीज़न लेने हैं, मैनेजमेंट को देखना है कि भैया क्या करना है। अब मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है या इनकम ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा कमाई कर रहे हैं या हमारा कहाँ-कहाँ खर्चा कितना हो रहा है, तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसा पीरियड बनाना पड़ेगा, जिसमें हम रुकें और देखें कि भैया हमारा क्या खर्चा हुआ है, क्या इनकम हुई है, ये सारी चीज़ें चेक करें। तो ये कॉन्सेप्ट वही चीज़ कहता है कि गोइंग कंसर्न की रेस में, गोइंग कंसर्न कह रहा है चलते जाओ, 2 पल रुको और पीछे देखो कि भैया मैंने अभी तक क्या किया है। ठीक है? लाइफ ऑफ अ बिज़नेस इज़ ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्ट, मतलब जनरली जो हर उसमें होता है, हम 1 साल के पीरियड में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं कि हम 1 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस नापेंगे। नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जैसे अब मैं बात करूँ इंडिया में, इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। और फॉरेन की मैं बात करूँ, फॉरेन में चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। तो ये फॉरेन में होता है, जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 महीने में होगा, यहाँ लिख दिया 12 महीने तो ये फिक्स हो गया 12 महीने। अब जैसे लिस्टेड कंपनीज होती है जिनके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हो, अब वो तो 12 महीने के लिए वेट नहीं कर सकते ना। 12 महीने में तो अगर मालिक का दिमाग हिला हुआ हो या फिर वो अडानी जैसा प्लेयर हो, वो तो बैलेंस शीट को कहाँ से कहाँ घुमा देगा, 12 महीने में तो पूरी बैलेंस शीट खाली करवा देगा। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, 3 मंथ्स का पीरियड होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जाती है। यस, कईयों में 6 मंथ्स का पीरियड होता है, हाफ ईयरली स्टेटमेंट जाती है। ठीक है, अब अगला अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ये वही वही है, खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों। ठीक है,
क्या कहता है, डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड दोज आइटम्स विच आर मटेरियल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो तुम्हारे यूजर्स है ना, वही यूजर्स क्लास में पहुंच जाओ चैप्टर 1 में पहुंच जाओ, उसमें कुछ बोला था कि भैया हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को बताते हैं, ठीक है बताते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर जाएंगे वो जाएंगे जो कि लॉ के अंदर बताए गए हैं, जो कि लॉ में बताए गए हैं। लॉ क्या होता है, लॉ कभी कभार बताता है कि हमें ये डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है, कि हमें ये रेशियोज दिखानी ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या फिर हमें हमें डायरेक्टर साहब के डायरेक्टर साहब की कंपनी में कितना शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ये हमें बताना ज़रूरी है। कोई एम्प्लॉय तो ऐसा नहीं है जो कि कंपनी में शेयर्स होल्ड करे बैठा है, वो बताना ज़रूरी है। तो ये कुछ सेक्शंस है लॉ में लिखे हुए जिनके हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो और ये तो बताना है, इसके साथ साथ ऐसी भी चीज़ बतानी है जो कि यूजर्स के लिए मटेरियल हो। मटेरियल का मैंने आपको बताया कि जो कि यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करने वाली चीज़ हो, वो भी आपको बतानी ही बतानी है। मतलब खुल्लम खुल्ला रहना है अपने यूजर्स के साथ, एकदम खुल्लम खुल्ला रहना है, आपको कोई कुछ चीज़ छुपानी नहीं है उससे, उसको जैसा है वैसा बताना है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखते हैं मेटरिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है। ये कहता है जिस भी बात से फर्क पड़े बात में वजन हो, मतलब ऐसी मेटरिटी कॉन्सेप्ट कहता है जिस भी बात से यूजर्स को फर्क पड़े या फिर बाद में वजन हो, मतलब जो चीज़ मटेरियल हो। वही मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दे के आया हूँ जस्ट, कि रिलायंस के लिए, रिलायंस मान लो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। उसमें 100 रुपये का खर्चा, कोई 100 रुपये का ऐसा एक्सपेंस निकल के आया जो कि मान लो आपके हिसाब से गलत था, ठीक है, और वो सच में गलत था। तो आपने किसी यूजर्स को बताया, उसके इन्वेस्टर को बताया कि भैया आपकी 1 लाख करोड़ की कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगाया ना, उसमें मुझे 100 रुपये का फ्रॉड मिला है। तो वो बंदा कहेगा यार मेरे लिए मटेरियल ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं ये चीज़, कि इतने 1 लाख करोड़ की कंपनी है उसमें तू कह रहा है 100 रुपये का मिला है। तो मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, मैं तो उसको ले रखूंगा भाई, मैं तो होल्ड होल्ड करूंगा उसके शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मान लो यही मैं अब सिचुएशन चेंज करूं, मैं कहूँ 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो मैं इन्वेस्टर के पास गया, मैंने कहा भैया आपकी 1 लाख करोड़ की कंपनी में जिसमें आपने पैसे लगा रखे हैं ना, उसमें से 50 लाख करोड़ तो फेक एसेट्स है, उसमें सारी चीज़ें फेक है, और वो सब मतलब इधर उधर के झोल करके कंपनी ने अपनी एसेट्स दिखा रखी है। तो भाई आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, आप कहोगे भाई ये इसमें से तो पैसा निकालो बाहर। तो मतलब उस इन्फॉर्मेशन ने, आप वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल थी, और आपने उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाया कि भैया मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो ये हमारा मेटरिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि भैया क्या वो जो मटेरियल है, वो जो बात है वो मटेरियल है यूजर्स के लिए या नहीं है। देखो, आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। अगर वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो बात कि 1 लाख करोड़ या 100 रुपये, या नहीं 50,000 करोड़ या 100 रुपये, वो बात अगर इन्फ्लुएंस कर सकती है उसके डिसीजन को, तो वो मटेरियल है। तुम यूजर हो गए, दोस्त एंटिटी हो गई, ठीक है, और एक गर्लफ्रेंड हो गई इवेंट। अब मान लो एग्जाम्पल, तुम्हारे दोस्त ने ये डिस्क्लोज नहीं करा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है। तो देखो, अब तुम्हारे दोस्त ने डिस्क्लोज नहीं करा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है, ये बात मटेरियल थी क्योंकि तुमको फर्क पड़ता है इस बात से, तो बात मटेरियल है। अगर मान लो कि ये तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड से ये बात कर रहा है, तो अगर वो तुम्हें नहीं बता रहा, तो वो बात तुम्हारे लिए मटेरियल थी। तुम्हारा उससे डिसीजन चेंज हो सकता था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है आगे या नहीं करनी। तो बट उसने ये बात तुमसे नहीं बताई, तुम्हें नहीं बताई, तो ये उसने अच्छा नहीं किया, ये उसने गलत किया है कि उसने आपसे बात छुपाई है। तो ये बात मटेरियल थी और आपको जाननी चाहिए थी, और नहीं जानोगे तो आपको बुरा लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा कि कंपनी ये दोस्त ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। तो ये वही केस है, वही सेम सिमिलर केस है
मैच्योरिटी के साथ, कि मान लो अगर 1-2 बार बात करी होती, तो वो मटेरियल नहीं होता कि चल ठीक है दोस्त है, बात कर ली कोई बात नहीं। अब वो डेली बात कर रहा है, डेली वो आपसे ज़्यादा उससे बात कर रहा है, तो वो चीज़ वो बात मटेरियल है। तो वो उसको बतानी चाहिए थी बट उसने नहीं बताई। तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इसका एग्जांपल देखें, फायर ब्रोक आउट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय। मान लो एक कंपनी है, उसकी एक ईयर एंड पे उसके गोडाउन में आग लग गई बड़ी खतरनाक। अब आग लग गई तो उसका सारा स्टॉक जल गया, स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया। अब मान लो अब उस फायर से गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हो गया, मतलब अब मान लो पूरा स्टॉक ही जल गया, तो अब क्या बेचेगी कंपनी? उसके तो माल बिकेगा नहीं। और बैंक अगर लोन ले रखा होगा तो बैंक वाले सर पे आके खड़े हो जाएंगे। मटेरियल इवेंट है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। तो अब ये फायर जो है ना, वो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करेगा, मटेरियल भी इवेंट है और इन्फ्लुएंस भी कर सकता है डिसीजन को यूजर्स के, कि मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि ये मटेरियल इन्फ्लुएंस है, तो ये उस एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डिस्क्लोज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये चीज़ें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी कि हमको ये सारी चीज़ें कहाँ बतानी हैं। ठीक है, तो इससे आगे का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको पता है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर वो करना है, क्या बोलते हैं, बांटनी है वीडियोस। और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट करे बिना जाना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, बाय बाय।